हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखो, आज हम ये दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। एक पार्ट तो आपने ऑलरेडी कर रखा है, ये इसका सेकंड पार्ट है। वही एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, वही सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, रियली वो आपके फाइनल पार्ट होंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं वो बोर्ड एग्जाम के ही रिपीटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो। तो सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। और आई होप, मैं आशा करूंगा आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए। तो अभी भी फिर भी कोई अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेहिचक मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला है, वहाँ पे जाके आप अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक मिनट बस रुक जाएगा। मैं देख लूँ सब कुछ स्मूथिंग चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ स्मूथ है। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर से 48 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्योंकि ये जो 48 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो उसको। और जैसा कि मैंने बोला, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, तो शेयरिंग भी करते रह चलिएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट होगा। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो इसका फर्स्ट पार्ट जल्दी से देख लो, क्यों इतना वेट कर रहे हो, टाइम बर्बाद होगा आपका। ठीक है, और 9 अप्रैल को देख लेना, 9 अप्रैल को इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, तो वहां पे आपको काफी मजा आएगा वो चीज देख के। ठीक, चलो बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, यानी कौन के अगेंस्ट था। हु अमंग द अगेंस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली एंड जर्मनी। कौन था, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया की फ्रांस। ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मत देखना, इसको रहने देना। ठीक है, तो देखो इटली और जर्मनी जब एक हो रहे थे तो उनके विरुद्ध जो था वो देश था कौन सा, ऑस्ट्रिया था। कौन सा था, ऑस्ट्रिया। इसी को ज्यादा दिक्कत थी, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑस्ट्रिया को होती थी, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन भी थे, काफी टाइम तक ये दोनों एक दूसरे को परेशान करते रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कह रहा है काउंटर काबूर। कौन सा, काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। टू व्हाट पोस्ट वॉज विक्टर एमिलिएट अपॉइंटेड काउंटर काबूल। किस पे, सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री की गृह मंत्री। चलो जल्दी से बताओ कौन सा था। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, प्रधानमंत्री ही नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऐसे वर्ड को ये लोग जरूर पूछ लेते हैं कि ये जार का अर्थ क्या है ये बताइए, इसका अर्थ क्या है ये बताइए। तो रूस में जार का अर्थ क्या था, व्हाट डज द जार मीन इन रशिया। रशियन, रशियन में क्या अर्थ होता है जार का, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट। तो जल्दी बताओ क्या होता है। देखो जार जो होता है, जार्ज, आपने सुना होगा जार्ज पंचम, जार्ज द्वितीय, जार्ज पंचम या जार्ज षष्टम, है ना, सुना। तो जार्ज मतलब जो होता है वो होता है सम्राट। क्या होता है, सम्राट होता है। क्या होता है, सम्राट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 4, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। वेयर वॉज कार्ल मार्क्स जन्म। देखो कल, हाँ अभी लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि किसके बारे में, मार्क्स के बारे में देखा था ना, रूसों के बारे में देखा था। ठीक है, रूसों कहाँ के थे। अभी हमें ये देखना है कि कार्ल मार्क्स कहाँ पे जन्म लिए थे। तो इंग्लैंड में, जर्मनी, इटली, रूस। जल्दी बता इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक करो इसको, इसको जल्दी से टिक करो क्योंकि ये एग्जाम में टपकने वाला है। क्या कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। ड्यूरिंग विच पीसेंट मूवमेंट वॉज वल्लभ भाई पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। तो याद रखो सरदार का टाइटल, बरदौली सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद, खेड़ा की चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ क्या था, मैं कहानी बताता हूँ आपको कि जब वहाँ पे आंदोलन चढ़ा तो वहाँ पे जब सरदार पहले वो वल्लभ भाई पटेल जब वहाँ गए थे तो वहाँ की जो महिलाएं थी उन लोगों ने इनसे इतने ज़्यादा खुश हो गए, इतने ज़्यादा उनसे प्रेरित हो गए कि इनका नाम के आगे क्या लगा दिया, अरे ये तो सरदार है। क्या है, सरदार। तो उनके आगे सरदार लगा दिया गया। तो ये जो आंदोलन हुआ था, ये जो उपाधि इनको मिली थी वो किसान आंदोलन था। और वो कहाँ का था, वो बारदौली किसान आंदोलन का था। कहाँ का, बारदौली किसान आंदोलन का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। रंपा विद्रोह,
ठीक है। रंपा देखो एक जनजाति था, उसके उसी के नाम पे रंपा विद्रोह पड़ा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड द रंपा रिविलियन टेक प्लेस, यानी कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 1917 में कि 1918 में कि 1999 में? तो ये 1916 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में। ये डेट वगैरह जरूर याद करना, क्योंकि ये बार बार पूछता है डेट वगैरह। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, डेट अक्सर पूछता है। अगला क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? व्हेन डिड द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन कम इनटू द फोर्स इन द लंदन? 1820 में, 1855 में यानी 1855 में, 1860 में कि 1870 में? कब भाई? देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूंगा। ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1870 के जो टाइम था, उस टाइम पीरियड में यहाँ पे ये चीज लागू हो गया था। ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? कब हुआ था भाई? 1945 में, 1947 में, 1944 में, 1952 में? तो ये 1944 का किस्सा है भैया कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक करके रखिएगा, आने वाला है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कह रहे रूसो कहाँ का दार्शनिक था? कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वेयर वॉज रशिया, माफ करना, रूसोस अ फिलोसोफर? तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ये क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि इसका कहाँ आंसर है। कल मैंने इस पे डिस्कस किया था। ठीक है, आप सभी को याद होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 10, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध, मैजनी वॉज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? लाल सेना से था, कार्बोनरी से था, फिलिप हेटारिया से था कि डाइट से था? तो आप जल्दी देखो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या कह रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? भैया मेजनी जो थे वो किसके थे? कार्बोनरी से संबंधित थे। किससे? कार्बोनरी से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सोलर एनर्जी इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज मानवकृत ह्यूमन मेड है? अच्छा, सोलर एनर्जी ह्यूमन मेड है। अच्छा, तो मुझे तो नहीं लगा। पुनः पूर्त योग्य है, अजैव है या अचक्रीय? तो भैया इसका ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सटीक है। क्यों? क्योंकि पुनः प्रतियोग्य है, मतलब सन की एनर्जी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक, रिसाइकल वाले टर्म आ रहा है, मतलब वो है। क्या कह रहे हैं? तट रेखा, भाई ये थोड़ा सा ये ढक रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। ठीक है, ये दिख नहीं रहा था मुझे। कह रहा है तट रेखा में कितने किमी क्षेत्र का सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? हाउ मेनी किलोमीटर इन द कोस्टल लाइन द बाउंड्री ऑफ द रीजन इज कॉल्ड द फ्रैक्टिव इकोनॉमिक जोन? तो भाई देखो, ये 200 मीटर तक का जो एरिया होता है वो फ्रैक्टिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है, या अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र के नाम से। किसके? अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? हु कॉल्ड द कंट्रीज डैम एज द टेम्पल ऑफ इंडिया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी ये टपकेगा एग्जाम में। महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, या फिर किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या पंडित नेहरू जी ने? तो देखो कुछ ना कुछ इन्होंने अच्छा देके गए। कौन? पंडित नेहरू ने अच्छा देके गया कि उन्होंने ही क्या कहा था? देश को बांधों का, देश को भारत का मंदिर कहा था। यदि माफ कीजिएगा, बांधों को भारत देश का मंदिर कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? इसका थोड़ा सा मैं आपको एकदम लाइव डेमो दिलाता हूँ। देखो क्या है। अगर बात करें, सुनना, ऐसे एक एवरेज दिया जाता है कि अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है, तो आप देखोगे इसमें ये जो पोर्शन है, केवल इतने पोर्शन पे ही क्या है? आपका लैंड एरिया है। ये क्या है? आपका लैंड एरिया। ठीक है, अब बाकी जो पोर्शन बचा, बाकी जो पोर्शन है, ये ओशियन है। ओशियन, ओशियन मतलब क्या? सागर। मतलब क्या? सागर है। ये क्या है? भूमि है। तो तकरीबन 97% जो क्या है, वो क्या है? पूरा पानी पानी है। 97% क्या है? पानी। और केवल 3% जो एरिया है, 3% वो क्या है? भूमि है।
तो कह रहे हैं ना महासागरों में निहित है, जो पानी है जो महासागरों में निहित है वो 97%। तो 97% में देखा जाए तो ये जो है ज़्यादा अप्रॉक्स इसके आसपास आ रहा है, तो सी वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एक मिनट, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम या उड़ीसा? तो भैया कौन सा है? जूट जूट उत्पादन में क्या है? कर्नाटक सबसे ज्यादा अव्वल है। कौन है? नहीं नहीं सॉरी, पश्चिम बंगाल, नॉट कर्नाटक। कर्नाटक थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। कौन सा? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहाँ प्रोडक्शन होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट, ओहो ओहो ओहो, थोड़ा थोड़ा सा ये पिछले वाले का यहाँ कॉपी हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सा इसको ध्यान में देना बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित खरीफ फसल कौन सी है? गेहूं, सरसों, चावल या मटर? तो खरीफ फसल कौन से हो सकती है बताइए? तो खरीफ फसल में क्या आते हैं? हमारे चावल आते हैं। खरीफ क्या होते हैं समझना मेरी बात। खरीफ ऐसी फसल होती हैं जिन्हें हम ठंडियों में काटते हैं। कब काटते हैं? ठंडियों में। ये गर्मियों में बोई जाती है, ठंडियों में काटी जाती है, ये खरीफ होती है। रबी की फसल कौन सी होती है? जिन्हें हम ठंडियों में बोते हैं और गर्मियों में जाके काटते हैं। जैसे कि अभी हमारा गेहूं, गेहूं हमारा क्या है? ये रबी की फसल है, क्योंकि हमने इसे बोया कब था? रबी, ऐसे समझ लो रवि, रवि बोलते हैं ना, रवि, सॉरी रवि गलत हो गया, रवि। रवि मतलब क्या होता है? सन, सूर्य का पर्यायवाची है रवि। यानी ऐसे अनाज जिनको पकने के लिए सन की गर्मी चाहिए, वो क्या होते हैं हमारे? वो हमारे रवि के फसल होते हैं, जैसे कि हमारा गेहूं हो गया, सरसों हो गया। ठीक, लेकिन ऐसे फसल जिनको हमें पकाने के लिए सूरज की रोशनी नहीं होती, पानी की जरूरत होती है, जिन्हें हम गर्मियों में बोते हैं, जिन्हें हम गर्मियों में बोते हैं और ये ठंडी में जाके, ठीक है, ठंडियों में जाके पक तैयार हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? खरीफ की फसल कहलाते हैं। और जो जायद की फसलें होती हैं, ये है जायद की फसल। क्या है? जायद की फसलें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 16 कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द टर्म ऑफ द लेंथ ऑफ द पेव्ड रोड? यानी जो पक्की सड़कें हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन होगा? तो बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो देखो महाराष्ट्र जो है सबसे आगे, सबसे आगे है पक्की सड़क के मामले में। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है बेटा। कह रहा है निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पश्चिम, पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। देखो अगर इस सब में वर्ड देखोगे ना आप, तो ये सारे के सारे वर्ड जो है ना आपको सुनने में समझ में आ रहे हैं, लेकिन एक वर्ड आपको थोड़ा सा अलग यहाँ दिखेगा। एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे आपने सुना होगा, ये सारी है। स्वर्णिम चतुर्भुज भी आपने सुना होगा। सीमांत सड़कें भी सुनी, क्या नहीं सुना? ये नहीं सुना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्व पश्चिम गलियारा। ये अभी ये बना ही नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा भी नहीं है, बाकी सबके सब है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बेटे मैं आपको बता दूं टोटल 17 जोन है। कितने हैं? 17 जोन है। एक बढ़ गया मेट्रो वाला, तो वो मिलाकर 18 जोन हो गया। ये कह रहा है विच वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल जोन? अब समझना थोड़ा सा इसको। ये आपका होता है नॉर्थ, ये आपका होता है ईस्ट, और ये आपका होता है क्या भैया? साउथ। तो कह रहा है किधर? ईस्ट सेंट्रल जोन, मतलब ईस्ट का सेंट्रल जोन, ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम आते हैं ना, तो ये कौन सा हो गया? ईस्ट में अगर हम जाएं, ठीक है, अगर हम ईस्ट में जाएं, ठीक, तो ईस्ट में आपका क्या पड़ जाएगा? हाजीपुर। ठीक, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? आपका हाजीपुर पड़ जाएगा। नॉर्थ में चले गए तो नॉर्थ में आपका क्या चला जाता है भाई? ये आपका इलाहाबाद वगैरह, नॉर्थ ईस्ट जो है आपका इलाहाबाद चला आता है। और इधर चले आए तो यहाँ में मुंबई, महाराष्ट्र वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे आपका चेन्नई आ जाता है। अगला बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की लंबाई कुल कितनी किलोमीटर है? मतलब बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द बिहार? मतलब बिहार जो है, बिहार, ठीक है, उससे अगर बात करें लेंथ की बात, तो कुल कितना हो जाएगा? तो देखो ये एक आंकड़ा है, तो आंकड़े को आप जरूर याद कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आंकड़े आपसे पूछ सकता है। कितना? 6283 किलोमीटर है। कितना है बच्चे? 6243। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे, ठीक है, इसका जवाब आप जरूर से जरूर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी कल ही कराया है। ठीक है,
कल ही क्या पिछले वाले वीडियो में कराया, तो इसका आंसर आप दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या कह रहा है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, बेस्ड ऑन द न्यू वर्ल्ड सर्वे द नंबर ऑफ द वोटर्स इन इंडिया इज अबाउट, तो 71 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं जो अभी नया सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जो नया सर्वे है उसके अकॉर्डिंग कितने 71 करोड़ है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लेगा, ध्यान देना। स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है इसका देखिए। कह रहा है किसी व्यवस्था के फैलने में व्यक्तिगत लोकतंत्र में परिणामों में के संदर्भ में सही कथन कौन सा है बताना है। विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसिक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डेमोक्रेसी इन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सिस्टम। क्या कह रहा है, गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। देखो डिक्टेटरशिप इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पुअर कंट्री। अच्छा एक बात बताओ, कोई देश गरीब है तो वहां पे हम तानाशाही लगाते हैं तो क्या वो कभी डेवलप कर पाएगा? इम्पॉसिबल सी बात है, वो कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के लिए के बीच आर्थिकता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है। डेमोक्रेसी इज ए कम्प्लीटली इनकेबल, नहीं बेटा पूरी तरह इनकेबल नहीं है, वो कोशिश कर रही है इसको स्टैब्लिश करने का। ठीक है चलो अगला, लोकतंत्र विविधता में सामंजस्य लाने में सक्षम है। डेमोक्रेसी इज द कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग हार्मोनी टू डाइवर्सिटी। हाँ थोड़ा बहुत सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। देखो ऐसा नहीं है, किसी तरह की संभावना नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष नहीं बनते, तो ये भी क्या हो जाए, गलत हो रहा है। तो पूरी तरीके से सही की बात करें तो अगर ज़्यादा सही अप्रॉक्स करेक्शन की बात करें तो ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा क्या कह रहा है, बिहार में पंचायती राज सभाएं हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार, एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, भैया 3 स्तरीय बिहार में चलती हैं, याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बेटा, 25 देखो कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित ने किसने किया था। हु एमंग द फॉलोइंग लेड द इंटायर रिवोल्यूशन इन द बिहार, मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण जी ने। भैया इनका बहुत बड़ा योगदान है जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन काफी पुराना है। ठीक है, विच पार्टी गॉट द मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द बिहार इन इंडिया इन 1977। ठीक है अच्छा भारत में, सॉरी भारत में तो नॉर्मल सी बात है पता होगा, कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, कि किसी पार्टी को नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो भैया अगर बात करें इसके तो हुआ क्या था 1975 से 1976 एक ऐसा दौर चला जिसमें इंदिरा गांधी क्या हुआ था, पूरी तरह से भयंकर लॉकडाउन लगा दिया। जैसे अभी लॉकडाउन है, उस समय क्या था, पूरा आपातकाल लगा दिया गया था। ठीक है, जिससे जनता जो थी वो काफी परेशान हो चुकी थी। तो जब जनता ज्यादा परेशान हो गई तो जनता ने किसको चुना, जनता पार्टी को चुना। किसने चुना, जनता पार्टी को चुना। और यही जनता पार्टी, कुछ और लॉजिक सुनो इसके बारे में। ठीक है, यही जनता पार्टी बाद में 2 भागों में बढ़ गई, जिसको आज एक हम जानते हैं बीजेपी। किसको जानते हैं, एक बीजेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ भारतीय किसान यूनियन, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह। तो देखो एक टिकैत तो अभी भी अपने के यहाँ चल रहा है। अगर कोई नॉर्मली न्यूज वगैरह देखता होगा तो एक टिकैत देखता होगा, जो पूरा पंजाब उसके तरफ टिका हुआ है। तो अगर टिकैत ने इतना काम किया तो हम इसी को टिक कर देते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत है। ठीक है, क्या है, ये भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे, ताड़ी विरोधी आंदोलन, बिल्कुल ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस एंटी
एंटी ताड़ी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। देन ताड़ी एक प्रकार का मादक पदार्थ है जिसको लोग पी के एकदम मस्त रहते हैं, ठीक है। कौन सा है भैया? तो देखो क्या है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु, ये सी आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट चला था। इस चीज को याद रखना, बड़ा तगड़े वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 है, क्या कह रहा है बेटा? 29 कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, उपयुक्त तीनों में। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? वेयर इज द नीड ऑफ द पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग कहाँ पे जरूरी है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। समझना, इसके वर्ड को समझना है, वर्ड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बड़ा समझाने वाला वर्ड है ये। क्या कह रहा है? सत्ता में भागीदारी, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब अगर हम अपने पावर को अलग अलग शेयर नहीं करेंगे तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में पावर शेयरिंग होगी तो वहां पे सारी चीजें बड़ी सुलभता से संपन्न हो सकेंगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन 30 है, क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। भैया संघीय व्यवस्था, गवर्नमेंट ऑफ अ फेडरल सिस्टम, एक दलीय, ठीक है। कौन कौन सा? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इसमें से कोई नहीं। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, आपको बता दूं, आप इसका आंसर बता दोगे। इंडिया में संघीय सरकार है। कैसा है? संघीय सरकार है। आप देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रेलम्बर पढ़ोगे, माफ करना, प्रस्तावना, तो तो उस प्रस्तावना में पहला वर्ड ही बोला जाता है हम भारत के लोग, ठीक है। तो उसमें जो वर्ड यूज किया गया है, भारत एक संघीय राज्य है, संघ राज्य है, ठीक है। तो उसमें जो संघ राज्य मतलब संघीय व्यवस्था से स्थापित वर्ड समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा? भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था है। तो भारत में आप देखोगे बहुत सारे दल हैं, जैसे अब सपा हो गया, बसपा हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, भाजपा हो गया, आपका आप हो गया, और एक और भी जेडीयू वगैरह हैं। तो बहुत सारे दल हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुदलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुदलीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। रियली बता रहा हूँ थकान काफी लगे, सुबह से बैठा हूँ, सुबह से कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा थकान थोड़ा सा ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, चलो करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? तो बिहार की तो हो नहीं सकती, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। देखो सबसे अगर रिचेस्ट की बात करें तो अगर इसको देखें तो इसको कोई भी बता सकता है सर गोवा की जो होगी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि बिहार में तो क्या कंडीशन आप सभी को पता है, चंडीगढ़, हरियाणा वही सेम केस है सबके साथ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पर कैपिटा की इनकम बात करें तो कहाँ होगा? बिहार, गोवा में होगा बच्चों, इसको याद रखना। बिहार की किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अच्छा देखो कल मैंने क्वेश्चन दिया था सबसे कम, तो सबसे कम में था शिवहर। कौन था? शिवहर। आज है सबसे ज्यादा। तो अगर बिहार की बात करें सबसे ज्यादा कैपिटल इनकम की बात कितनी हो जाएगी? तो पटना जो इसका कैपिटल है, बिहार का पटना, बिहार का पटना, उस वहां पे सबकी आय जो है सर्वाधिक है, बाकी सब जगह की कम है। कह रहा उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लागत है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। क्या कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? मतलब जो हम कंप्लेन, अच्छा व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर द मेकिंग अ कंप्लेंट बाय द कंज्यूमर? 50 रुपीज, 70 रुपीज, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब हम कंप्लेन करते हैं तो ये पूछ रहा है कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो वो क्या कितना अमाउंट लगता है वो पूछ रहा है। देखो मैं बता दूं कि जब 2005 में अधिकार सूचना वाली बात आई थी ना, तो उस समय ये बात हो गई थी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करने का आपके पास कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कि 1 भी रुपया आपको देना नहीं है, 1 भी रुपया आपको देना क्या नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एज ऑफ 2008-9 इज, देखो 22,553 रुपए, 22,494 रुपए, 6,610 रुपए या फिर 54,850 रुपए। तो पर कैपिटा इनकम कितनी होगी ये बताना है। देखो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे एक मौलवी साहब थे,
मौलवी साहब नहीं बोलेंगे उनको, ठीक है, दादा भाई नौरोजी बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, मौलवी साहब नहीं बोलेंगे उनको। तो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने सबसे पहले पर कैपिटा इनकम की काउंटिंग की थी, और उस समय पर कैपिटा इनकम क्या थी, 10 रुपये पर व्यक्ति आय थी, ठीक। अभी जो आय है वो कितनी, 25,449 रुपये है, जो अभी 494 रुपये, जो अभी भी बहुत ही कम है, बहुत ही क्या है, कम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, देर आर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कितने होते हैं, 5, 4, 3 या 2 वित्तीय संस्थाएं। अच्छा, वित्तीय संस्थाएं क्या हो गई भैया, तो वित्तीय संस्थाएं जो हो गई कितनी होती है, इसकी 2 प्रकार होती हैं, कितनी होती है, इसकी 2 प्रकार होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया आर, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार की 6 प्रकार। तो देखिए ये कितने होते हैं हमारे पास, सॉरी 3, 4, 2 या 1, तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कितने, 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, देखो बिहार में एक नदी है, कोसी नदी, ठीक है, वो फेमस है। बिहार हर साल में क्या होता है, हर साल बाढ़ ग्रसित होता है, हर साल उसका केस है कि उसमें बाढ़ आना ही आना है, ठीक है। वहाँ एक नदी है कोसी नदी, जिसको बोला जाता है बिहार का शोक। आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक। तो ये कोसी नदी होती है, कौन सी नदी होती है, कोसी नदी। ये उत्तरी बिहार को क्या करती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, उत्तरी बिहार को सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करता है, कोसी नदी इफेक्ट करती है। सारी चीजें क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, देखो आ भी गया, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन को किया था, और अभी अभी ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कौन सा है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, बाई वॉट नेम इज द वाइब्रेशन एट द बॉटम ऑफ द ओशियन नोन, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो अगर महासागर की तली पे होगा कोई चीज, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम तो चक्रवात बोल नहीं सकते, भूकंप तो बोल नहीं सकते, तो क्या होगा भाई, वो सुनामी कहलाती, क्या कहलाती है, सुनामी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पावन शरीर, अच्छा पावन नहीं होगा भैया, इसको मानव कर लेना यार, ये पता नहीं कैसे पावन हो गया, मानव, क्या है ये, मानव है, ठीक है। मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी डन टू द ब्लंट एरिया इन केस ऑफ बर्निंग ड्यू टू द फायर इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर ह्यूमन बॉडी पे कहीं जल जाए तो क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। देखो अगर फर्स्ट एड की बात कर रहा है तो फर्स्ट एड में तो हम अस्पताल जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं लाते, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट एड क्या आ जाएगा, ठंडा पानी डालना, लेकिन फफोले पड़ जाएंगे। प्राथमिक उपचार पूछ रहा है ना, तो नॉर्मल सी बात है, प्राथमिक उपचार में अगर कोई हिस्सा जल रहा है तो हम उस पर नहीं बेटा, अगर ठंडा पानी, देखो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है कि इसमें प्राथमिक उपचार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर कहीं अगर आग लग गई तो अगर आप ठंडा पानी डालते हो उस पर तो क्या होगा, वहाँ पे फफोले पड़ जाएंगे, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। गर्म पानी भाई वो ऑलरेडी जला हुआ है, उसको गर्म पानी डालोगे और जल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यही सी ज़्यादा सही लग रहा है कि अस्पताल पहुँचा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर, काम खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 में क्या कह रहा है, देखो बेटा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज 1 जनवरी से 31 नहीं, 1 जनवरी जो होता है ना, 1 जनवरी जो होता है, जो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, कई बच्चों को तो नहीं पता, रियलिटी में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। कई बच्चों को नहीं पता कि हमारा आखिर न्यू ईयर कब चलता है। देखो नवरात्र जो स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल से, वो हमारा न्यू ईयर होता है। तो 31 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइम होता है वही हमारा वित्तीय वर्ष कहलाता है, और वही हिंदुओं का न्यू ईयर होता है। वो जो सेलिब्रेट करते वो तो वो ब्रिटिश वालों का है। कह रहा बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द लार्ज एरिया द अर्थ इज कॉल्ड। भैया अर्थ को क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, अर्थ को हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह। उजला ग्रह या लाल ग्रह या हरा ग्रह नहीं कहते, याद रखना। क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लू प्लैनेट। ठीक है भाई, चलो आज अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो आपको सभी को पता है 2005 को लागू हुआ था सूचना अधिकार का नियम। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? भाई देखो, नेपाल की शासन प्रणाली की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले नेपाल ने खुद का एक संविधान लागू कर दिया। ठीक है, नेपाल ने क्या किया, खुद का एक संविधान लागू कर दिया। तो जब किसी का संविधान लागू हो जाता है तो वो कैसी देश हो जाती है, वो लोकतंत्र राज्य हो जाता है। वहाँ पे राजा राजा वजा के कॉन्सेप्ट सब खत्म हो जाता है। फिर वहाँ पे जनता चुनाव करती है, मतलब वो सेलेक्ट करती है अपने लीडर को। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दलों की मान्यता। भैया देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? द रिकॉग्नाइजेशन एंड द सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज गिवन बाय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। देखो, आप सभी लोग भैया यूपी बोर्ड वाले बच्चे चुनाव वगैरह से बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि उनका मन इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, कहीं पे अगर इलेक्शन होता है तो जैसे मान लो अगर आपके घर के चाचा आपके खड़े हैं, ठीक है, कहते हैं ना हमारे चाचा विधायक हैं, तो मान लीजिए आपके चाचा इलेक्शन में खड़े हैं, तो चाचा की जो पार्टी होगी वो और चाचा का जो चुनाव चिन्ह होगा वो कौन निर्धारित करेगा? तो राष्ट्रपति निर्धारित करने तो वो आएगा नहीं, प्रधानमंत्री के पास इतना फालतू टाइम है नहीं। तो किस इस काम को करने के लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया। कौन बनाया गया? निर्वाचन आयोग। तो वो इसका काम है, यही ये करेगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? भाई देखो, आर्टिकल 19। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसको जरूर याद कर लेना। और मैं तो बोलूंगा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 25 तक ये आप जरूर याद कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल बहुत बार पूछता भी है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब आप कुछ कह सकते हो, यानी कुछ जैसे आपको बोलना है, वाक की स्वतंत्रता का अधिकार दे सकता है, पूजा पाठ की स्वतंत्रता का अधिकार दे सकता है, अपने धर्म के प्रचार का स्वतंत्रता का अधिकार आपको दे सकता है। ये सारी चीज़ें कहाँ मिल जाती हैं? आपको स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको मिल जाती हैं, आर्टिकल 19 के तहत। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान शासक थे। द टीपू सुल्तान वॉज द रूलर। कहाँ का था? ये मैसूर का था। ये सभी को पता है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट समझना। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका पूरा थ्योरी याद कर लेना आप लोग। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा सॉरी, 48 क्वेश्चन ही थे हमारे पास आज के भी सेशन में, तो हमने ये पूरे के पूरे 48 क्वेश्चन कर लिए। तो 48 क्वेश्चन यहाँ पे किया, 48 क्वेश्चन यहाँ पे किया, मतलब टोटल हमने 96 क्वेश्चन कर लिए। अब आप मुझे बताओ, पूरे इतिहास से, भूगोल से, इकोनॉमिक्स से हमने 96 क्वेश्चन किए हैं, और ये सारे के सारे 96 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर का आने वाला है। ठीक है, तो मैंने अपना काम कर दिया, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, जितने इंपॉर्टेंट थे वो करा दिए। अब आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करो, 2-3 बार इसको पढ़ो, और जब सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए तो मस्त एग्जाम जाके देख कर आओ यार, और सारे 70 से आउट ऑफ 70 तो करके आना। ठीक है, करना पूरे। अब क्वेश्चन छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल भूल जाओ कि क्वेश्चन छोड़ दे, नहीं आ रहा है तो छोड़ दे। अरे नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ लिख के आओ। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने अच्छे से देखा तो कोई बात नहीं, नंबर तो कट ही रहते वहाँ पे, और नहीं देखा तो नंबर वो देख के जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, कल की वीडियो मिलते हैं। और कल, हाँ एक बात और, कल का जो क्लास रहेगा उसमें मैं मैप जो है, मैप से रिलेटेड चीज़ें आपको बताऊंगा, तो कल की क्लास स्किप मत करना, कल देखना ज़रूर। ठीक है, बाय बच्चों।